नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा सत्र की। एक दिन के सत्र के दौरान सरकार ने 19 बिल पास करा लिए हैं। हालांकि सदन में विपक्ष ने भी जोरदार हंगामा किया। वहीं अब अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। तो हंगामे के बीच सदन से 19 बिल पास करा लिए हैं सरकार ने। विपक्ष ने जोरदार हंगामा करने की पूरी कोशिश यहां पर की और अब सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर लिया गया है। विपक्ष की मांग थी नियम 310 के तहत चर्चा की जाए और इसी हंगामे के बीच 19 बिल पास कर लिए गए। एक दिन का था आज ये मॉनसून सत्र। कई मायनों में बाकी सत्रों के मुकाबले बेहद अलग रहा ये सत्र। कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए काफी चैलेंजिंग था सत्र को करवाना और अब सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो एक दिन के लिए आयोजित विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सत्र भले ही एक दिन का रहा हो, लेकिन हंगामा हाउस के बाहर और अंदर खूब हुआ। इतना कि मेज बजाने की कोशिश में विधायक आदेश चौहान का हाथी जख्मी हो गया। उन्हें तत्काल फर्स्ट एड दिया गया। मॉनसून सत्र सुबह 11 बजे जैसे ही शुरू हुआ, विपक्षी कांग्रेस की मात्र एक विधायक ममता राकेश सदन में मौजूद थी। करीब 1 घंटे की देरी से कांग्रेस के 4 और विधायक प्रीतम सिंह, आदेश चौहान, मनोज रावत और काजी निजामुद्दीन ट्रैक्टर से विधानसभा में पहुंचे। सदन में चारों की एंट्री के बाद से ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी विधायक कोरोना, बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर नियम 310 यानी सब कुछ काम रोककर चर्चा की मांग करने लगे। विधायक आदेश चौहान ने गुस्से में हाथ पटका तो टेबल पर लगाई गई पॉलीकार्बन सीट टूटने से उनका अंगूठा कट गया। हंगामे के बीच 12:30 बजे सदन को 1 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। 1 बजे जैसे ही कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। सरकार ने शोरगुल के बीच सभी विधेयक धीरे धीरे टेबल कर दिए। वहीं एक बार फिर सदन की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। 3 बजे वापस कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष जनहित के मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में आ गया, लेकिन सरकार एक के बाद एक विधेयक पास करती चली गई। नतीजा कांग्रेस वॉकआउट कर बाहर आ गई। तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना था कि विपक्ष अपनी अहम की लड़ाई में सदन का समय बर्बाद कर रहा था। बात 4 मुद्दों पर नियम 58 में चर्चा की मांग पर हुई थी। हाउस में विपक्ष 310 में चर्चा कराने पर अड़ गया। विधानसभा का एक दिन का सत्र शाम 4:30 बजे के आसपास अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कुल 42 विधायक विधानसभा में मौजूद रहे तो 14 विधायक वर्चुअली कनेक्ट थे। सदन की कार्यवाही 3 घंटे 6 मिनट चली तो वहीं 2 घंटा 9 मिनट के समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। हमने कार्य स्थगन के माध्यम से कोरोना पर जो है चर्चा की बात कही थी। जिस कोरोना को लेकर के आपने 1 दिवसीय सदन आहूत किया, उस कोरोना पर चर्चा तो होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं थी। बेरोजगारी पर हमने कार्य स्थगन लाया, उस पर भी जो है हमारी चर्चा को स्वीकार नहीं किया गया। कोरोना पे और किसानों के अध्यादेश जो बिल पास हुआ है लोकसभा में, बेरोजगारी पे हमने मांग की कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। 310 में हम ला रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा हम नियम 58 में सुनेंगे। नियम 58 में क्योंकि एक ही सदस्य बोल सकता है, वो आम चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन हमारे क्योंकि ये महामारी का टाइम है, क्योंकि कोरोना बहुत बड़ा इशू है, तो हमने चाहा था कि इस पर विस्तृत चर्चा हो, लेकिन हम मांग करते रहे, लेकिन हमें जो पीठ से भी आश्वासन नहीं मिला। कार्य मंत्रणा समिति में इसलिए तय किए गए 4 विषय, चूंकि जिसके उत्तर ठीक प्रकार से आ जाएं। चूंकि अगर कार्य स्थगन तत्काल लगाया जाएगा, 11 बजे शुरू होगा, 11 बजे ही लगाया जाएगा, तो कोविड के कारण कई बार हमारा जिला मुख्यालय तक उसके लिए खोलना होगा। तो इस कारण से हमने ये 4 मुद्दे तुम्हारे नेताओं ने तय किए हैं। उन्होंने कहा वो कौन होते हैं तय करने वाले। तो विधानसभा सत्र में विपक्ष ने तो सरकार की परेशानी बढ़ाई ही बढ़ाई। सत्ता पक्ष के 2 विधायकों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधायक पूरन पर्त्याल टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग में टेंडर मामले में नियम 58 के तहत प्रस्ताव ले आए। विधायक सदन की कार्यवाही रोककर टेंडर मामले में हुए फर्जीवाड़े पर चर्चा की मांग करने लगे। हालांकि अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वहीं दूसरे विधायक थे भाजपा के राजेश शुक्ला। जुलाई में उनके साथ हुई एक घटना पर उधम सिंह नगर के तत्कालीन डीएम नीरज खैरवाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आए। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री और उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो भी मौके पर मौजूद थे। आज 31वें एजेंडे के 31वें नंबर पर आज विशेषाधिकार हनन का जब विषय आया तो मैंने इस विषय को रखा। मुझे खुशी है कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने सरकार से जवाब देने के लिए कहा है।
विधानसभा सत्र में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, विधायक महेश नेगी, संजीव आर्य नैनीताल सत्र से जुड़े। हालांकि महिला यौन शोषण में फंसे विधायक महेश नेगी सत्र को आधे में ही छोड़कर चले गए। महेश नेगी ने बताया कि उनके सीने में दर्द है, जिसके चलते वो वापस जा रही हैं। कोई बात नहीं, ये तो विवेचना चल रही है। सच दूध का दूध पानी का पानी होना है, तो चल रही उसकी विवेचना उसके बारे में। जी आप कोर्ट जाएंगे? हाँ, हम तो जा ही रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। किसान बिल के विरोध में आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी और प्रोटेस्ट किया। भले ही सत्र एक दिन का था, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने इसे भुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सदन के अंदर राज्य के मुद्दों पर हंगामा हुआ तो सदन के बाहर किसानों के नए कानून के विरोध में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया। लेकिन एक जगह सिर्फ नेता दिखे और दूसरी जगह सिर्फ कार्यकर्ता। किसानों के नए कानून के विरोध में कांग्रेस के नेता ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। ड्राइवर सीट पर विधायक काजी निजामुद्दीन बैठे तो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, आदेश चौहान और मनोज रावत ट्रैक्टर पर सवार हो गए और विधानसभा पहुंचे। किसानों के रुख को लेकर और कोरोना के रुख को लेकर, बेरोजगारी के रुख कर लेकर आज बिल्कुल वो गंभीर है। हमने अपना रोष, आक्रोश और हमने अपनी जो विरोध, जब उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो हमने अपना लोकतांत्रिक तरीका जो हमें जनता ने यहाँ चुनकर भेजा है, हम चुपचाप यहाँ लोकतंत्र की हत्या होते अपनी आंख से नहीं देखेंगे। कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे तो अलग अलग कोनों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने पहुंच गए, जिसमें धक्का मुक्की भी हुई। जो काला कानून पास करने का काम, काला एक्ट पास करने का काम जो बीजेपी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के अहित में ये कार्य किया गया है, उसका आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। आम आदमी पार्टी आज विपक्ष की भूमिका में खड़ी है। कांग्रेस के 11 विधायक होते हुए दूर दूर तक कहीं भी आपको कांग्रेस सड़कों पे जनता के हित में नहीं मिलेगी। मॉनसून सत्र एक दिन का था, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किसान बिल के बहाने खुद को सड़क पर दिखाने की कोशिश की। लेकिन खास बात ये रही कि कांग्रेस में नेता दिखे, कार्यकर्ता नहीं, और आप में कार्यकर्ता दिखे, कोई नेता नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक दिन के मानसून सत्र के लिए जहां पुलिस ने विधानसभा सत्र के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, तो वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारियों की मांग को लेकर ऋषिकेश का एक आंदोलनकारी विधानसभा के मेन गेट तक पहुंचने में कामयाब रहा। उत्तराखंड आंदोलनकारी देवी प्रसाद व्यास ने विधानसभा के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केदारनाथ में राज्य मंत्री धन सिंह के संपर्क में आई थी उमा भारती। उमा भारती के साथ आए 12 लोगों की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। केदारनाथ में 9 तीर्थ पुरोहितों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। उमा भारती समेत 22 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब प्रशासन ने राहत की सांस ली है। और अब बात करते हैं राज्य भर में कोरोना के हालात की। तो राज्य में कोरोना के केस 43,700 के पार हो गए हैं। बुधवार को 1068 नए केस आए, जिसके बाद एक्टिव केस 11,800 पार हो गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत के साथ आंकड़ा 529 पहुंच गया है। देहरादून में 318, हरिद्वार में 127 नए केस आए हैं। नैनीताल में 119, ऊधम सिंह नगर में 237 नए केस आए हैं। नैनीताल से खबर है, जहां हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के लिए जिला निगरानी कमेटी का गठन कर दिया है। डीएम की अध्यक्षता में बनाई गई इस कमेटी में अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन सचिव जिला विधिक प्राधिकरण को रखा गया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कमेटी में एक्सपर्ट नियुक्त कर इसमें सदस्य रखें। हाईकोर्ट ने कमेटी को आदेश दिया है कि वो हर अस्पताल, क्वारंटीन सेंटर, स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का जायजा ले और रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने जिला स्तर पर कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए और जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी कोविड केयर सेंटर्स हैं, उनकी निगरानी के लिए जांच कमेटी गठित करने का आदेश दिया है, जिसमें कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, जिसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मेंबर होंगे और साथ में एक्सपर्ट्स मेंबर होंगे।
कोरोना संक्रमण के दौर में पिथौरागढ़ के लिए राहत की खबर है। यहां जल्द ही RT-PCR लैब लगने जा रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से ये लैब बेस चिकित्सालय में स्थापित की जानी है। लैब बनने के बाद पिथौरागढ़ के सैंपल हल्द्वानी और दिल्ली भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। यही नहीं, बागेश्वर और चंपावत जिले के लिए लैब खासी मददगार साबित होगी। एक RT-PCR लैब पिथौरागढ़ में प्रस्तावित की गई है, जिसकी मशीन सब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही भेजी जाएंगी। यहाँ पे उन्होंने जिला अस्पताल में जगह मांगी थी। जिला अस्पताल में जगह होने की वजह से हमने उनको बता दिया है बेस अस्पताल में जगह उनको अवेलेबल करा जाएगी। जल्द ही RT-PCR लैब यहाँ काम करने लग जाएगी, जिससे लोगों को सुविधाएँ खूब मिलेंगी। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड जांच रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता और 2 दिन होटल या होम स्टे में रहने की फैसिलिटी खत्म करने के फैसले के बाद होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। तो वहीं उम्मीद की जा रही है कि अब लोग उत्तराखंड का रुख आसानी से कर सकते हैं। तो वहीं टूरिस्ट को फैसिलिटी देने के लिए होटल संचालक अपने प्रपोजल को सरकार को भेज रहे हैं। होटल एसोसिएशन का कहना है कि अभी तक कोई कमाई नहीं हो पा रही है, अब उम्मीद है कि टूरिस्ट आएंगे। इस बीच सरकार को होटल इंडस्ट्री को मार्च तक टैक्सेस में रियायत देनी चाहिए। ऊपर पड़ रही हैं, जैसे कि अब हमारा हाउस टैक्स आने वाला है, जो कि बहुत हैवी एक लायबिलिटी आने वाली है। तो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट उसमें हमारे को रिलैक्सेशन दे कम से कम मार्च 2021 तक। और वाटर चार्जेस हो गए, जो भी स्टैट्यूटरी चीज़ें हैं जिसमें हमारे को रिलैक्सेशन मिल सकती है, वो गवर्नमेंट हमारी मदद करे ताकि हम लोग इसको सस्टेन कर सकें। नैनीताल से खबर है, जहां IFS अशोक गुप्ता का निलंबन आदेश निरस्त कर दिया गया है। सरकार ने अशोक गुप्ता को निलंबित किया था, वित्तीय प्रशासनिक समेत अन्य आरोप के चलते निलंबित किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि नया निलंबन आदेश जारी कर सकती है सरकार। 2017 में लेन देन के मामले में ऑडियो वायरल होने के बाद सरकार ने अशोक गुप्ता को निलंबित किया था। खबर 15 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों से जुड़ी हुई है जिन्होंने कभी पेन पेंसिल नहीं उठाई। केंद्र सरकार ऐसे लोगों को साक्षर करने की तैयारी में है जो साक्षर नहीं हैं, और उत्तराखंड में ऐसे लोगों की संख्या करीब 18 लाख है। 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पढ़ाने के लिए अप्रैल 2021 से पढ़ने लिखने के अभियान की शुरुआत होनी है, जिसके लिए 7 करोड़ 52 लाख का खर्च आएगा, जिसमें 10% राज्य तो 90% केंद्र सरकार खर्च करेगी। तो 15 वर्ष के ऊपर जो प्रौढ़ होंगे, प्रौढ़ असाक्षरों को जो है इसमें सीखना, पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा। दूसरा इशू यह है कि 4 महीने अथवा 120 घंटे का उन्हें जो है बेसिक साक्षरता कार्यक्रम का उनको कोर्स करना होगा, और इसमें करने के बाद वो अखबार पढ़ सकते हैं, वो किसी बैंक में कोई फॉर्म भरना है, कोई पैसा जमा करने के लिए वो कर सकते हैं। चमोली के जोशीमठ के गोविंद घाट में गुलदार की धमक देखने को मिल रही है। एक बार फिर से यहां गुजर रहे वाहन सवार लोगों को सड़क किनारे गुलदार दिखाई दिया है, जिसे उन्होंने कैमरे में कैद कर लिया। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह सड़क किनारे गुलदार बैठा हुआ है और गाड़ी की लाइट जलते ही सड़क किनारे आगे बढ़ रहा है। वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। चंपावत से खबर है, जहां पाटी थाना क्षेत्र में अजब गजब मामला सामने आया है। अमूमन सोशल मीडिया में लड़के लड़कियों की फेक आईडी बनाते हैं, लेकिन पाटी क्षेत्र में एक लड़की ने ही अपनी गांव की सहेली से बदला लेने के लिए उसकी फेक फेसबुक आईडी बना दी। बताया जा रहा है दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद नाराज दूसरी सहेली ने आईडी बनाकर उसकी फोटो डालकर आपत्तिजनक पोस्ट करना शुरू कर दिया और खुद ही दूसरे के जवाब में कमेंट करने लगी। जिसके बाद पीड़ित लड़की ने पुलिस से अज्ञात के खिलाफ बदनाम करने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद जांच में फर्जी फेसबुक आईडी चलाने वाली लड़की उसकी सहेली निकली, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि ऐसे 7 और मामले सामने आए, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, मैं एक लड़की के द्वारा किसी अन्य लड़की की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसको बदनाम किया जा रहा था, जिसमें जनपद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार जनपद में हमें अन्य 8 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और भविष्य में उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चंपावत से खबर है, टनकपुर टू चंपावत हाईवे में 6 जगह मलबाने से NH 8 घंटे से बंद है। रात को हुई मूसलाधार बारिश के चलते NH अमरू बैंड
सूखी ढांग चलथी बस्तिया के पास हाईवे बंद है, लेकिन अमरू बैंड के पास ज्यादा मलबा आने के चलते सड़क खोलने में दिक्कत आ रही है। तो वहीं नेशनल हाईवे बंद होने के कारण सड़क के दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। वहीं प्रशासन के मुताबिक देर शाम तक सड़क आवाजाही के लिए खोलने की कोशिश है। टिहरी से खबर है, जहां नई टिहरी बराड़ी मार्ग पर छमुंड के पास बस और मैक्स की भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें से 3 घायलों को जिला अस्पताल बराड़ी लाया गया। 3 घायलों में से एक महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जबकि 2 अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। रुड़की से खबर है, जहां भगवानपुर में स्कॉर्पियो और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। तीनों ही युवक यूपी के रहने वाले हैं, भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में काम करते थे। कोविड-19 ने लोगों के जिंदगियों और हर तरह के कारोबार पर बेहद ही बुरा असर डाला है। देश के हजारों 2 व्हीलर मैकेनिक भी इस महामारी के बीच जैसे तैसे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें हमारी मदद की सख्त जरूरत है। इसी के मद्देनजर कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर एक खास मुहिम की शुरुआत की है। #प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन। इस पहल के जरिए स्किल इंडिया की पहचान हमारे मैकेनिक्स की मदद की जा सके और उसमें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाई जा सके। हमारे इस मुहिम में अपना हाथ बढ़ाएं। 7574003002 पर मिस्ड कॉल करें या www.protectindiasengine.com पर लॉगिन करें। आपका संकल्प हमें इस मुहिम को दूर तक ले जाने में मदद पहुंचाएगा। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे पहाड़ एक्सप्रेस।